गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एक हफ्ते से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपनी बुक का मैन्युस्क्रिप्ट फाइनलाइज कर रहा था। मैं फाइनलाइज कर चुका हूं, तो आज मैं सोचा कि इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो कैपेसिटर्स अभी चल रहा है, अब इसमें बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। जो टॉपिक आज मैं कवर करने जा रहा हूँ वह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ कैपेसिटर्स। कुछ इसके बारे में जानिए, फिर हम लोग डेरिवेशंस पे आएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले के एपिसोड्स की तरह आज भी आप सीरियसली वॉच करोगे, फोकस रहोगे, कंसंट्रेट रहोगे और इसको बहुत स्लोली समझने की कोशिश करोगे। और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिर, नाउ फर्स्ट वन इज पेपर और माइका कैपेसिटर। इट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर having a definite capacitance. It consists of several long parallel tin foils separated from one another by alternate layers of mica foils separated from one another by alternate layers of mica foils or wax paper nearly 0.05 मिलीमीटर थिक। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं डायग्राम से बेहतर समझाता हूँ। इसमें जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है लेफ्ट साइड, बच्चों ये टिन की बनी हुई फाइल है, shown by green color, and common terminology similarly shown by red color. These are also tin files connected to common point B, and these are alternate layers of tin files. देखो tin file की alternate layer यह है first, यह second, third layer, then fourth layer, then fifth layer. अब बच्चों ये माइका की फाइल है, वेरी थिन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरह से इसमें जितने भी कैपेसिटर बन रहे हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे बच्चों। और बाहर से देखने पे सिलिंड्रिकल शेप दिखता है। सिलिंड्रिकल शेप कैसे दिखता है कि ये जो आउटर फॉयल है ग्रीन कलर का, इसको सिलिंड्रिकल शेप दे दिया जाए, जो रेड का फॉयल इसको भी सिलिंड्रिकल शेप दिया जाए, और जितनी माइका की फिलिंग करी गई है इसको भी सिलिंड्रिकल शेप दे दिया जाए, तो बाहर से देखने पर एक पैक सिलिंड्रिकल शेप दिखेगा। और इस तरह से जो कैपेसिटर बनेगा उसका अप्रॉक्सीमेट जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है 0.01 माइक्रोफैरड। बच्चों एक ये पर्टिकुलर वैल्यू है। दरअसल इस कैपेसिटेंस का रेंज होता है फ्रॉम 10⁻³ माइक्रोफैरड टू 10 माइक्रोफैरड। ये रेंज होता है। जिस कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको चाहिए ऑर्डर देकर आप बनवा सकते हो। और ऐसे जो कैपेसिटर्स होते हैं दे आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स। रेडियो रिसीवर सर्किट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होगा वेरिएबल एयर कैपेसिटर। वेरिएबल एयर कैपेसिटर में क्या होगा बच्चों, नॉब को रोटेट करके कैपेसिटेंस को चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखो, रेडियो में जो ट्यूनिंग नॉब होती है राउंड शेप की, उसी का ये डायग्राम है। और ये मेटालिक रॉड है और ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, मूवेबल प्लेट कह सकते हो। दीज आर मेटालिक, 1 2 3 4, ये अल्टरनेट मूवेबल प्लेट्स है। और ये दोनों इस ग्रीन कलर का जो रॉड है इसके साथ ही अटैच्ड है। जब इस नॉब को रोटेट करते हैं, रेडियो पुराने ज़माने की जो रेडियोज़ होती हैं उसमें बड़ी सी नॉब होती है जिसको घुमाने से अलग अलग रेडियो स्टेशन पकड़ता है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस ग्रीन कलर के नॉब को रोटेट करने से ये जो आपकी प्लेट्स है ये मूव कर सकती हैं। और ये सारी की सारी सेमी सर्कुलर मेटालिक प्लेट्स हैं। सेमी सर्कुलर प्लेट्स का एक अरेंजमेंट और होता है जो एक दूसरी रॉड में फिक्स होता है, इसको कहते हैं स्टेशनरी प्लेट्स। प्यारे बच्चों, होता क्या है, ए और बी के बीच में हम लोग किसी बैटरी का कनेक्शन दे सकते हैं। हर दो प्लेट के बीच में एयर होता है, इसलिए इसको एयर कैपेसिटर बोलते हैं।
तो जब नॉब रोटेट करने से मूवेबल प्लेट रोटेट होगी तो दो रेड कलर की प्लेट और ब्लैक कलर की प्लेट के आमने सामने जो ओवरलैपिंग एरिया होगा ये घटेगा या बढ़ेगा। ओवरलैपिंग एरिया को घटा बढ़ा सकते हैं और बिटवीन ए एंड बी सिस्टम के कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जो बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में कैपिटल ए होता है, दरअसल दो मेटल प्लेटों के सामने ओवरलैपिंग एरिया होता है। तो इसमें नॉब को घुमाने से ओवरलैपिंग एरिया वेरिएबल हो जाता है और ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। थर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में क्या होता है, द कैपेसिटेंस although small in size has a large capacitance. It consists of an aluminum electrode covered by a very thin film of aluminum oxide. This electrode is erected in an aluminum vessel. The space between the vessel and the electrode being filled with a paste of ammonium borate. Since this film is very thin, order 10 power minus 4 millimeter, the capacitance of the capacitor is extremely high, near about 100 microfarad. बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं इनका कैपेसिटेंस वेरी हाई होता है, ऑर्डर 100 माइक्रोफैरड के आसपास होता है। हमारी डेली लाइफ में कैपेसिटर्स का यूज क्या है थोड़ा ये भी जान लो। यूज ऑफ कैपेसिटर्स इन स्टोरिंग ऑफ चार्ज, इन स्टोरिंग ऑफ एनर्जी, इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इन साइंटिफिक स्टडी। Now next topic is effect of insertion of the dielectric slab। बच्चों हम लोग इसमें दो केस बनाएंगे। डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने का दो केस होगा। केस वन है इंसर्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब आफ्टर द बैटरी इज कनेक्टेड। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैंने क्या दिखाया है। ये एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है। तो बच्चों स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये फुल चार्ज हो जाएगा। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर ये प्लस क्यू नॉट होगा तो ये माइनस क्यू नॉट होगा। एयर फील्ड कैपेसिटर है तो इससे रिलेटेड सारी क्वांटिटीज में हम लोग नॉट नॉट सिंबल लगा देंगे, समझने में आसानी होगी। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स इज ई नॉट। सेपरेशन बिटवीन टू मेटल प्लेट्स इज डी। ईच प्लेट एरिया इज कैपिटल ए। EMF of the battery is capital E. Potential difference between the two plates is V naught। पहले बच्चों हम लोग इस एयर फील्ड कैपेसिटर की सारी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। नाउ सी द अबव फिगर, अ बैटरी ऑफ EMF is connected to the एयर फील्ड कैपेसिटर। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट होता है कि जब किसी कैपेसिटर से बैटरी लगातार कनेक्टेड होती है, उसको हटाया नहीं जाता है, तो किरचॉफ लॉ से प्रूफ करके दिखाया जा सकता है कि दो प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहता है और वो इक्वल टू EMF होता है स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में अगर बैटरी कनेक्टेड है, याद रखना दो प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो इक्वल टू EMF होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस फिगर में बैटरी कंटिन्यूसली कनेक्टेड है तो दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट की वैल्यू इक्वल टू E आएगा। एयर फील्ड कैपेसिटर है तो उसका जो कैपेसिटेंस C नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये फार्मूला आपको पहले से पता है। किसी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q नॉट का फार्मूला C नॉट V नॉट। C नॉट यहाँ पुट करो, V नॉट यहाँ पुट करो, नाउ दिस विल गिव यू K नॉट। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्यारे बच्चों हम लोग E नॉट का फार्मूला ये मैं पहले प्रूफ करके दिखाया हूँ कि जब किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, आई मीन कांस्टेंट होता है,
तो V बाई डी फार्मूला वर्क करता है, इसका मैं डेरिवेशन भी दिया हूँ। इसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स एंड दोज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मेटल की प्लेट्स होंगी बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होंगी, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट एंड द सेपरेशन इज D। बाय दिस फार्मूला यू विल गेट U नॉट, बट E नॉट इज E बाई D, इज इट? क्योंकि V नॉट की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, इक्वल टू E रहेगा, तो V नॉट की जगह P पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आएगा E बाई D। नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों, मैंने 3 फार्मूले डिराइव करके दिए थे, जिसमें से एक फार्मूला ये भी था, यू नॉट इक्वल्स हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। सी नॉट की वैल्यू पुट किया, वी नॉट की जगह पी पुट किया, इसको सॉल्व किया, दिस विल गिव यू नॉट। एन एनर्जी डेंसिटी। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैं आपको एक डेरिवेशन दिया था और ये बताया था कि एनर्जी डेंसिटी का ओरिजिनल फार्मूला डी बाई डी वी होता है, बट ये किसी पॉइंट पर स्मॉल वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी को कांस्टेंट माना जाता है। तो जब एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, मैं प्रूफ करके दिखाया था डी बाई डी वी की वैल्यू यू नॉट बाई वी भी होता है, आई मीन होल ऑफ द एनर्जी अपॉन होल ऑफ द वॉल्यूम। इन प्यारे बच्चों, ये फार्मूला तभी काम करता है जब हर पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट रहे, और ये कांस्टेंट तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो आपने ऊपर डायग्राम देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड सचमुच का यूनिफॉर्म होता है, इसलिए ये फार्मूला काम करेगा। बच्चों, दो प्लेटों के बीच का जो वॉल्यूम है क्यूबॉइडल शेप में है, क्यूबॉइडल शेप का टोटल वॉल्यूम ईच प्लेट एरिया इंटू डी के बराबर होगा। ऊपर यू नॉट का फार्मूला डिराइव कर चुके हो, यहाँ से उठा लो, इसको उठा लो, ए इंटू डी से डिवाइड कर दो, इतना बचेगा। नाउ दिस विल गिव यू एनर्जी डेंसिटी एट एवरी पॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स, यहाँ से मिलेगा। बच्चों, मैं करना कि ये चाहता हूँ, प्लेटों के बीच में बैटरी, सेम बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, और मैं एजेंट हूँ, मैं वेरी स्लोली एक डायलेक्ट्रिक स्लैब धीरे धीरे करके पूरे गैप को फिल कर दिया, इंसर्ट कर दिया डायलेक्ट्रिक स्लैब धीरे धीरे। माना गया है कि यहाँ पेयर गैप 0 है, डायलेक्ट्रिक स्लैब पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, और जो स्लैब का थिकनेस है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी है, सेम प्लेट एरिया। नाउ द चार्ज ऑन ईच प्लेट विल चेंज, potential difference between two plates will change, डायरेक्टली कांस्टेंट is K and intensity of electric field is E। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर पहले सिखाया हूँ कि अगर दो प्लेटों के बीच में बैटरी लगातार कनेक्टेड है, एक क्वांटिटी स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट रहती है हमेशा, और वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, जो V की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो सेम रहेगी, इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी ही रहेगी, क्योंकि बैटरी लगातार जुड़ी होने पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। और क्या क्या चेंज होगा, वही हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। So if the battery is continuously connected, potential difference V becomes equal to EMF E in a steady state, चेंज नहीं होगा। लेकिन बच्चों, आप जानते हो कि C का फार्मूला चेंज हो जाता है, पूरे गैप में डायलेक्ट्रिक आने पर C की वैल्यू K टाइम्स बढ़ जाती है। C की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट K बाई D। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, Q की वैल्यू CV होता है, C की वैल्यू पुट किया, V की वैल्यू इक्वल टू E पुट किया, नाउ दिस इज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में यूनिफॉर्म माना जाता है आइडियल कंडीशन में, क्योंकि गैप को वेरी स्मॉल रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला अभी भी काम करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म।
दिस इज V बाई डी। बच्चों V की वैल्यू E के बराबर होगा और D को D लिख डालूँ तो आपने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, पहले V बाई डी था और अभी भी EMF बाई डी है, सेम टू सेम। तो आपने क्या देखा कि इस बार पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, बट हाउएवर stored potential energy U इक्वल्स ऑफ CV स्क्वायर फार्मूला। C की वैल्यू पुट करो, V की जगह पे EMF पुट करो। Now this will give you total stored potential energy between two metal plates. Energy density, we know this formula, but since electric field is uniform, so at every point U will be constant. प्यारे बच्चों U कांस्टेंट होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एवरेज वैल्यू के बराबर होगा। इसका डेरिवेशन दे चुका हूँ। I mean whole of the energy upon whole of the volume, whole of the volume कैपिटल A इंटू डी क्यूबाइडल। U की वैल्यू बच्चों यहाँ से कॉपी करो, A इंटू डी से डिवाइड करो टू गेट टू दिस। बच्चों मैंने एनालिसिस तो कर दी, कंपटीशंस में क्या है कि रेशियो पूछा गया है, कंपेयर करना सीखो। नाउ वी कैन कंपेयर द क्वांटिटीज इन द टू कॉलम्स। रेशियो V अपॉन V नॉट इज 1, देख लो। V इक्वल टू MF, V नॉट इक्वल टू MF, तो रेशियो 1 आएगा। C अपॉन C नॉट इज K, देखो दिस वन इज C, हाँ दिस वन इज C नॉट। बच्चों रेशियो तो K आएगा। नाउ Q अपॉन Q नॉट इज K, यही सब चीज़ें कंपटीशंस में पूछी जाती है। फॉर्मूला देखो, दिस वन इज Q, हाँ दिस वन इज Q नॉट, डिवाइड करो तो रेशियो K आएगा। E upon E naught is 1. Look, intensity of electric field between two plates in second case is EMF by D, and intensity of electric field in first case is EMF by D. प्यारे बच्चों ये दोनों इक्वल है, तो इनका रेशियो तो 1 आएगा। And U upon U naught is K. Look, this much is U and this much is U naught. बच्चों डिवाइड करोगे तो रेशियो K आएगा। ये स्मॉल U upon U naught is also K. This is a small U, this is a small U naught, डिवाइड करो रेशियो K आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, ठीक से समझ लो। बच्चों यहाँ पर एक केस और होता है, insertion of the dielectric slab after the battery is disconnected. Now see the below figure. प्यारे बच्चों यहाँ दो केस बनाया हूँ। इसमें क्या है, जब एयर फील्ड है तो बैटरी कनेक्टेड है, सेम कैपेसिटर each plate area capital A, gap between two plates D, EMF of the battery E, potential difference between two plates is V naught, charges are plus Q naught minus Q naught, ideal condition electric field uniform। तो इसके एनालिसिस हम लोगों ने ऊपर करी, जरा रिवाइज कर लेता हूँ। Battery is continuously connected, hence V naught equals EMF, ये आपको सिखा चुका हूँ। एयर फील्ड कैपेसिटर C naught equals epsilon naught A by D, magnitude of charge on each plate Q naught equals C naught V naught, C naught की वैल्यू पुट किया, V naught की वैल्यू पुट किया, this will give you Q naught। The intensity of electric field E naught equals V naught by D, we know this, but V naught equals EMF, C naught equals C by D।
and stored potential energy U naught equals half C naught V naught square. C naught पुट किया, V naught की जगह P में पुट किया. Now this will give you U naught. Energy density small U naught du by dV. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट होगा, इसको U naught by V फार्मूले से भी लिख सकता हूँ. टोटल वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स इज A into D Q by del. U naught की वैल्यू पुट किया, यहाँ से AD से डिवाइड किया, गिविंग यू दिस द वैल्यू ऑफ स्मॉल U naught. पर बच्चों इसमें ये बोला गया कि चार्ज करने के बाद बैटरी को रिमूव कर दिया. बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप बैटरी को हटा लेती हो तो बैटरी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती. जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो प्लेटों पे जितना चार्ज आ चुका है वो चार्ज फिक्स हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा. बच्चों ये चार्ज का घटना बढ़ना बैटरी के कारण होता है. तो चार्ज करके जब बैटरी हटा लेती हो तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है. देखो यहाँ बैटरी हटा ली है तो चार्ज कांस्टेंट हो गया. प्लस Q naught माइनस Q naught ये चेंज बिल्कुल नहीं होगा. फिर मैंने वेरी स्लोली एक डायरेक्टिव स्लैब को इंसर्ट किया, गैप D, प्लेट एरिया A, potential difference between two plates is V, charges are same, directive constant K. Now suppose intensity of electric field is E, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. बच्चों आपने देखा कि इस बार बैटरी हटा चुके हो तो Q naught कांस्टेंट हो गया. बाकी चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको सीखना होगा. सीखिए. हेंस Q इक्वल्स Q naught. Q naught की वैल्यू यहाँ पे पिछले डायग्राम में निकाल चुके हो, उसको ला के यहाँ पे पुट कर दिया. यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया बैटरी हटाने के बाद तो फाइनल चार्ज चेंज नहीं होगा, वो इनिशियल चार्ज के बराबर होगा. उसकी वैल्यू पहले से निकाले पड़ा हूँ, उसके बराबर रहेगा. और क्या क्या चेंज होगा. कैप्शन लिखा हूँ, इन स्टेडी स्टेट बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद C बढ़ जाता है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स का जनरल फॉर्मूला Q by C. बच्चों Q की वैल्यू यहाँ से उठा लो, C से डिवाइड कर दो. याद रखना इस बार C में यहाँ पे K भी दिखेगा. जैसे डिवाइड करते हो आता E by K, EMF अपॉन K. बच्चों आपने माइंड किया कि इस बार पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स EMF अपॉन K के इक्वल हो जाएगा, यानी कि चेंज हो गया, रिड्यूस हो गया, सेम टू सेम नहीं रहा. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फार्मूला काम करेगा. द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स V by D. V की वैल्यू यहाँ से कॉपी करो, D से डिवाइड करो, गिविंग यू EMF अपॉन KD. बच्चों आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो गया. इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया. नाउ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स 1/2 Q स्क्वायर बाई C. बच्चों Q की वैल्यू तो Q naught होएगी और C की वैल्यू K इंटू C naught होगी. उसके बाद Q naught की वैल्यू पुट किया, C naught की वैल्यू पुट किया. पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया टू गेट टू दिस वन. देन एनर्जी डेंसिटी स्मॉल U इक्वल्स ड्यू बाई dV. पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो U बाई V के बराबर होगा. पर V इज टोटल वॉल्यूम. बच्चों यहाँ से U की वैल्यू ले लिया, AD से डिवाइड किया टू गेट टू दिस वन.
अब जो कॉम्पिटिशन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर में रेशियो पूछा गया है. सो नाउ वी कैन कंपेयर द क्वांटिटीज इन द टू कॉलम्स. v बाई वी नॉट, देखते चलो v बाई वी नॉट कितना आता है. तो प्यारे बच्चों v की वैल्यू एम एफ बाई के और वी नॉट की वैल्यू ई, वी नॉट की वैल्यू ई और v की वैल्यू एम एफ बाई के. तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/k आएगा. सी अपॉन सी नॉट के होता ही होता है, डायलेक्ट्रिक फिल करने पे k टाइम्स बढ़ जाता है, तो ये रेशियो तो k आना ही है. इस बार आपने चार्ज करने के बाद बैटरी शुरू में ही हटा लिया था, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया था, ये दोनों बराबर थे, तो रेशियो 1 आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालो, देखो क्या निकाले हो. यहाँ पे आई एम एफ अपॉन के डी और यहाँ पे आई एम एफ अपॉन डी. बच्चों ई को नॉट से जब डिवाइड करोगे, ठीक से देख लो, बचेगा 1/k. 1/k, it should be 1/k. Then u upon u naught. Look, this is u and this one is u naught. Obviously divide करोगे तो आएगा 1/k. Then small u upon u naught. बच्चों ये स्मॉल u की वैल्यू है और ये u naught की वैल्यू है. डिवाइड करोगे आएगा 1/k. तो मैंने आपको कंप्लीट डेरिवेशन ऊपर दे दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो. प्रैक्टिस कर लोगे तो रेशियो निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस अगर ब्लाइंडली इसको लर्न करोगे तो बाद में आप इसको भूल जाओगे, इसलिए कॉम्पिटिशन्स में दिक्कत हो जाएगी. इसलिए छोटे छोटे डेरिवेशन सीख लेने चाहिए. इसके बाद है बच्चों हेडिंग आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैपिटल डी वेक्टर. व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पहले आप डायग्राम देख लो, फिर मैं समझाता हूँ. बच्चों इस डायग्राम में एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है. माना गया है कि इस कंप्लीट गैप को एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल करा है, तभी डी बराबर टी लिखा है. बच्चों चार्ज को दिखाने का एक तरीका है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा गैप डायग्राम में बना हुआ है, लेकिन रियल में यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, ये गैप जीरो होता है. इसमें ये दिखाया गया कि जब प्लेटों के बीच में बैटरी लगाई गई थी, तो मेटल की प्लेट पर एक पे प्लस क्यू आता है, दूसरे पर माइनस क्यू आता है. ये बैटरी के कारण आता है, इसको फ्री चार्ज बोलते हैं. फिर बैटरी हटा लिया तो ये चार्ज फिक्स हो जाते हैं, आई मीन कांस्टेंट हो जाते हैं. पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिलअप करते हो तो पॉजिटिव चार्ज के सामने वाले सरफेस पर यहाँ पे मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है. तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, से दिस इज माइनस क्यू डैश. और ये जो मेटल प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, इसके ठीक सामने जो डाइलेक्ट्रिक सरफेस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, दैट इज प्लस क्यू डैश. The minus q dash and plus q dash, they are induced charges. Plus q and minus q, they are free charges because of battery on metal plates. एयर गैप को जीरो मान के चलो, जो दिखाया उस पर टच ना करो. प्लेट एरिया कैपिटल ए, डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टी. राइट साइड में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लो, इन कैप. बच्चों इसमें तीन वेक्टर मैं डिनोट किया हूँ. एक है पोलराइजेशन वेक्टर, पी वेक्टर, इसका भी डायरेक्शन राइटवर्ड होता है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो भी राइटवर्ड. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, वो भी राइटवर्ड. बच्चों ये जो तीन वेक्टर है, तीनों राइटवर्ड होते हैं, तीनों पैरेलल होते हैं.
अब मैं इन तीनों का मीनिंग बताने जा रहा हूँ, इन तीनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करूँगा। उस रिलेशन पे कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ये तीन वेक्टर देख लो, पैरेलल होते हैं। मेटल की पॉजिटिव प्लेट से मेटल की नेगेटिव प्लेट की तरफ तीनों का डायरेक्शन होता है, लेकिन इनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो समझा दे रहा हूँ। Magnitude of displacement vector is q by a. This represents surface charge density on capacitor plates. I mean metal plates. Polarization vector p vector and magnitude of p vector is q dash by a. What is q dash? Surface charge density on dielectric slab. This was magnitude of induced charge. Electric field vector vector E. And modulus of vector E this was q upon epsilon naught Ka. बच्चों पहले सीख चुके हो कि डायलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, तो ये फॉर्मूला आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, पहले से जानती हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक स्लैब, वी नो दैट द इंड्यूस्ड चार्ज ओवर द डायलेक्ट्रिक सरफेस क्यू डैश, ये डेरिवेशन में दे चुका हूँ। प्रीवियस एपिसोड्स को अपडेट करोगे, रिवाइज करोगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा। डायलेक्ट्रिक स्लैब पे जो इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश होता है दैट बिकम्स क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, दे चुका हूँ। क्यू को मल्टीप्लाई कर डालो, दो टर्म आएंगे, फिर इसको इधर ट्रांसफर करो लेफ्ट साइड में, क्यू का फॉर्मूला क्रिएट करो, गिविंग यू दिस वन। बोथ साइड को प्लेट एरिया से डिवाइड करो, बोथ साइड को इन कैप से मल्टीप्लाई करो, या यहाँ पे एक अरेंजमेंट करो बच्चों, आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड भी करो और उसका क्वांटिटी वैल्यू चेंज ना हो जाए इसलिए उसको यहाँ मल्टीप्लाई भी कर डालो। ऐसा क्यों किया है बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में बच्चों आपको पता है, नाउ दिस क्वांटिटी गिव्स यू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड को इन कैप से मल्टीप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ई वेक्टर से डिनोट करो, ये बचेगा। क्यू डैश अपॉन ए मैग्नीट्यूड को इन कैप से मल्टीप्लाई करो तो ये पोलराइजेशन वेक्टर होगा। आपको याद होगा कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था और ये उसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया, तो ये दोनों मिल के पी वेक्टर कहे जाएंगे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था और ये डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था, ये दोनों मिलकर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी हो जाएंगे। इस तरह से तीनों वेक्टर के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर प्लस पोलराइजेशन वेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशंस के लिए, डेरिवेशन सीख लो। मैंने कमेंट लिख दिया, सी द बिलो फिगर, डी वेक्टर पैरेलल टू पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर, ये तीनों पैरेलल होती है। डायग्राम में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तीनों राइटवर्ड होते हैं, तीनों इन कैप के डायरेक्शन में होते हैं। बच्चों आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा concepts of capacitive network. First one, principle of Wheatstone's bridge. प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, प्रिंसिपल क्या होता है पहले समझो, डायग्राम देखो। इस तरह का एक नेटवर्क होता है जिसमें टोटल 5 कैपेसिटर्स होती हैं, बिटवीन ए एंड बी एक बैटरी कनेक्टेड होती है। तो ऑब्वियसली बैटरी कनेक्टेड है, सर्किट कंप्लीट है तो ये चार्ज होंगे। ये ब्रिज की तरह काम करता है,
इसलिए इसको व्हीटस्टोन्स ब्रिज बोला गया। बच्चों प्रिंसिपल का स्टेटमेंट होता है कि अगर C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो C और D के बीच इस रास्ते में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब इसकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब इस प्लेटों पे चार्ज जीरो, आमीन ये कभी चार्ज नहीं होगा। तो जब भी C और D का पोटेंशियल इक्वल होता है तो कहते हैं ब्रिज बैलेंस हो गया, और बैलेंस ब्रिज में C5 कभी चार्ज नहीं होगा। फिर डिराइव करने पर एक फॉर्मूला आता है कि रेशियो C1/C2 becomes equal to C3/C4. I mean whenever VC equals VD, then the bridge is said to be balanced. C5 cannot be charged and the ratio C1/C2 becomes equal to C3/C4. इसका मैं आपको डेरिवेशन दूंगा, अभी आप प्रिंसिपल का स्टेटमेंट समझो। इन स्टेडी स्टेट if VC equals VD, then the bridge is said to be balanced and C1/C2 equals C3/C4. There will be no flow of charge or current through C5. Thus C1 and C2 will be in series combination. C3 and C4 will also be in series combination. मैं इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ सो दैट आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। प्रूफ, प्यारे बच्चों मैंने मान लिया है कि C और D का पोटेंशियल इक्वल है, सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू C5। ये चार्ज होगा ही नहीं। जब ये चार्ज होगा ही नहीं तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, उससे हमारे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्यूरिंग चार्जिंग पीरियड जिसको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज निकलता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, इसका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को ऐसे निकलता हुआ मान लिया जाता है। सपोज दैट इज एक्स ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेट। और एक्स जंक्शन ए पे पहुंचेगा, फिर ये दो रास्तों में डिवाइड होगा। अपर डायरेक्शन में वाई चार्ज मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जेड मूव करेगा। कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस ब्रिज है तो इस वाले आर में चार्ज फ्लो ही नहीं करता। ये जो वाई चार्ज जाता है या ये फिर यहाँ से टर्न हो जाएगा, इधर उसको जाना नहीं, टर्न होकर वाई चार्ज बी तक आएगा। ड्यू टू सेम रीजन ये जो जेड चार्ज है वो डी से टर्न हो जाएगा, बी तक जाएगा, क्योंकि उसको इधर जाना नहीं। C3 और C4 से सेम चार्ज फ्लो करेगा, ये सीरीज में माने जाएंगे। C1 और C2 से सेम चार्ज फ्लो करेगा, ये सीरीज में माने जाएंगे। फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ से यहाँ दोनों कंबाइन होंगे और इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और एक्स चार्ज ऐसे सर्कुलेट हो जाएगा। और स्टेडी स्टेट में जब ये फुल चार्ज हो जाएंगे तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगी। मगर कहते हैं एज पर एजम्पशन कि पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था तो वाई भी पॉजिटिव चार्ज है, जेड भी पॉजिटिव चार्ज है। जनरली हम लोग सर्किट्स में जो चार्जेस दिखाते हैं उनको पॉजिटिव माना ही जाता है। बच्चों ये जंक्शन होता है, लेकिन हमारा जंक्शन गलत भी कभी कभी होता है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर इसमें से कोई चार्ज नेगेटिव आ जाए फिर वो नेगेटिव ही होता है,
अभी मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो होता क्या है कि ये जो प्लस वाई है आके इस पे रुकेगा, फिर यहाँ से प्लस वाई मूव करेगा। ये प्लेट न्यूट्रल थी तो प्लस वाई मूव करने से बचेगा माइनस वाई। ये भी प्लेट न्यूट्रल थी तो प्लस वाई आके रुकेगा तो इस पे हो जाएगा प्लस वाई। तो बच्चों पोलैरिटी प्लस माइनस दिखाया हूँ, ड्यू टू सेम रीजन प्लस वाई इस पे रुकेगा। इस पे बचेगा माइनस वाई, प्लस जेड इस पे रुकेगा, इस पे बचेगा माइनस जेड, प्लस जेड इस पे रुकेगा, इस पे बचेगा माइनस जेड, फिर एक्स सर्कुलेट हो जाएगा, ये चार्ज नहीं होगा। अब बच्चों मैं अब इक्वेशन बना रहा हूँ, ये तो मैंने चार्जेस का सर्कुलेशन दिखा दिया। अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लाइन द लूप ए सी डी ए सी डी ए। बच्चों इस लूप में आप किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करो। नाउ बिगिनिंग फ्रॉम पॉइंट ए, जहां से स्टार्ट करते हैं उसका पोटेंशियल लिखा जाता है, जहां रुकते हैं इक्वल के बाद उसका पोटेंशियल लिखा जाता है। सपोज मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा, किरचॉफ लॉ पहले सिखा चुका हूं कि जब ए से स्टार्ट करोगे तो ए का पोटेंशियल पहले लिखोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाओगे। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जो डिक्रीज होता है तो माइनस क्यू बाई सी लिखा जाता है। क्यू किसी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज वाई अपॉन सी वन। तो बच्चों इसको क्रॉस करोगे तो लिखोगे माइनस वाई बाई सी वन। फिर सी के बाद आप नीचे लौट आओ। आपको पता है सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट तो कंप्लीट है बट ये तो चार्ज हुआ नहीं, यहाँ कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ो, जीरो डी पर आ चुके हो, बाईं तरफ घूम जाओ। अब आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, कहते हैं पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस क्यू बाई सी, क्यू की जगह पे जेड लिखोगे, सी की जगह पे सी थ्री लिखोगे, प्लस जेड बाई सी थ्री। इसको क्रॉस करने के बाद आप वहीं पर पहुंच चुके हो। इक्वल लिखने के बाद एक आप पोटेंशियल दोबारा से रिपीट करते हैं। अगली लाइन में वी ए को वी ए से ट्रांसफर कराते हैं, कैंसिल कराते हैं, कैंसिल हो गए, जीरो हो जाएगा। फिर ये दो टर्म बचे, नेगेटिव टर्म को राइटवर्ड ले जाओ, राइट साइड में जाके हो जाएगा वाई बाई सी वन इक्वल जेड बाई सी थ्री। वाई को जेड से डिवाइड करो, गिविंग यू सी वन बाई सी थ्री, इक्वेशन वन। Similarly, apply Kirchhoff second law in the loop CVDC। बच्चों CVDC में आप फिर से Kirchhoff second law लगाओ। और जैनी सी से शुरू करो तो सी का पोटेंशियल पहले लिखो। कैसे चलोगे? क्लॉकवाइज चलो, उल्टा भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। सी से बी की तरफ चलो, पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओगे, माइनस क्यू बाई सी, दैट इज माइनस वाई बाई सी टू। फिर बी से डी की तरफ आओ, नेगेटिव से पॉजिटिव पे चलोगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, प्लस जेड बाई सी फोर। डी से सी की तरफ जाओ, चार्ज नहीं हुआ, कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्रॉस कर जाओ, सी पे आगे रुक जाओ। रुक जाओगे तो क्या लिखोगे? इक्वल टू वी सी। तो यहाँ के चाप से केला मैंने लगा दिया।
VC माइनस वाई बाई C2 प्लस जेड बाई C4 इक्वल्स VC। VC को VC से कैंसिल करा दूँ, इन दोनों में इसको राइटवर्ड ट्रांसफ़र करो, कुछ ऐसा होगा। फिर से वाई बाई जेड रेशियो निकालो, C2 बाई C4 आएगा। बच्चों इक्वेशन 1 में वाई बाई जेड निकाले हो, इक्वेशन 2 में वाई बाई जेड निकाले हो, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो उनके राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। इसको रीअरेंज करो, C2 को इधर ले आओ, C3 को इधर ले जाओ, गिविंग यू C1 बाई C2 इक्वल्स C3 बाई C4। हेंस प्रूव्ड। बच्चों आपके स्टेटमेंट आई मीन प्रिंसिपल स्टेटमेंट का यही तो स्टेटमेंट था कि जब VC और VD इक्वल हो जाते हैं तो ये रेशियो बराबर होता है। सो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। इसके अलावा कुछ इसमें सब्सिडियरी एनालिसिस करनी पड़ेगी। वो ये होगा कि C5 को यहाँ से एलिमिनेट कर दो। कहते हैं जब ये चार्ज होता ही नहीं है, करंट बहती ही नहीं है, तो यूजलेस है, तुम यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दो, आई मीन इसको कट करो, रिमूव कर दो। तो तुम्हें समझ में आ गया कि C1 C2 सीरीज में माने जाएंगे। नाउ दे आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, सेम चार्ज फ्लोज। और C3 C4 सीरीज में माने जाएंगे, सेम चार्ज फ्लोज। तो सीरीज का फॉर्मूला यूज करके C1 C2 का इक्विवेलेंट निकालो। बच्चों आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C3 और C4 का इक्विवेलेंट निकालो, वो आता है C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। फिर टॉप रो और बॉटम रो पैरेलल में माने जाएंगे, ये है टॉप रो और ये बॉटम रो, ये पैरेलल में माने जाएंगे। पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, ऐड कर लो, कुछ ऐसा आएगा। देखो C1 C2 सीरीज में होगा, इनका इक्विवेलेंट C डैश मान लो, सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, सिंप्लीफाई करो तो ये C डैश आएगा 3। सिमिलरली C3 और C4 का इक्विवेलेंट इतना आएगा, से C डबल डैश। नाउ C डैश एंड C डबल डैश विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि ये टॉप रो है और ये बॉटम रो है तो उसको पैरेलल में मानोगे। Hence the equivalent capacitance between A and B, CAB equals C dash plus C double dash। दोनों की वैल्यू पुट कर डालो। बच्चों इस फार्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चन करेंगे, तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज में इस कॉन्सेप्ट की हमें नीड होगी। उसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल सिमेट्री। क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सीखो। बच्चों इस नेटवर्क को देखो, देखकर एक बार आपको ऐसा लगेगा कि ये तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज हो सकता है, मगर ये बैलेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि C1 बाई C2 और C2 बाई C1 कभी बराबर नहीं होंगे, कभी इक्वल नहीं होंगे, तो ये बैलेंस नहीं होगा। C और D का पोटेंशियल कभी इक्वल नहीं होगा। जब C और D का पोटेंशियल कभी इक्वल नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा, तो इस वाले वर्टिकल आर्म में चार्ज और करंट बहेगा। जब चार्ज फ्लो करेगा तो C3 भी चार्ज होगा। जब चार्ज फ्लो करेगा बच्चों, तो हम लोग इसको यहाँ से कट एंड रिमूव नहीं कर पाएंगे।
जब कट एंड रिमूव नहीं कर पाएंगे तो फिर ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे, ये भी दोनों सीरीज में नहीं होंगे, ये दोनों पैरेलल में नहीं होंगे इसकी वजह से, ये भी दोनों पैरेलल में नहीं होंगे इसकी वजह से। तो फिर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे, सीखना पड़ेगा आपको। फिलहाल मैं इसका डेरिवेशन देने जा रहा हूँ, पहले फॉर्मूला सिखा दे रहा हूँ। ये डायगोनल सिमेट्री का क्वेश्चन है, डिराइव करने पर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आता है, C1 इंटू C2 प्लस C3 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3। इसको लर्न करने का एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। पहले C1 लिख डालो, फिर ब्रैकेट के अंदर C2 प्लस C3 लिख डालो, देखो, फिर प्लस C2 लिख डालो ये वाला, फिर ये दोनों बचे तो ब्रैकेट में C1 प्लस C3 लिख डालो, नीचे वालों को इग्नोर करो मत देखो। डिनोमिनेटर में क्या करो, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट का जो समेशन है वो डिनोमिनेटर में लिख डालो। तो ये फॉर्मूला आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बच्चे इसको लर्न कर लो न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ। इसको डायगोनल सिमेट्री इसलिए कहा गया कि अगर एक डायगोनली प्लेन मिरर परपेंडिकुलर रख दूं, आई मीन पेपर पे परपेंडिकुलर, एक प्लेन मिरर एक्स एक्स ऐसे प्लेस कर दूं डायगोनली, C1 का मिरर इमेज C1, 50% C2 का मिरर इमेज 50% C2, 50% C2 का मिरर इमेज 50% C2, 50% C3 का मिरर इमेज 50% C3। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ पे मिला करते हैं 100%, अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ तो इमेज हो गया, हाफ C2 को ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ तो हाफ C2 इमेज हो गया, हाफ C2 ऑब्जेक्ट है तो हाफ C2 इमेज हो गया, हाफ C3 का इमेज हाफ C3। तो जब 100% इमेज मिलता है तो इसको सिमेट्री बोलते हैं। तो ये हो गया सिमेट्री प्लेन, बट दिस इज डायगोनली ओरिएंटेड, सो फर्स्ट डायगोनल सिमेट्री प्लेन। बच्चों इसमें एक और सिमेट्री प्लेन पॉसिबल है, वाई वाई। एक डायगोनल प्लेन मिरर और ले लो वाई वाई, उसको ऐसे प्लेस करो। अभी आपको इमेज दिखाता हूँ, अगर इसको ऑब्जेक्ट मानते हो तो उसका इमेज हो गया, हाफ C1 का इमेज हाफ C1, हाफ C1 का इमेज हाफ C1, हाफ C3 का इमेज हाफ C3। तो ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ भी बन गया, ये हो गया सेकेंड डायगोनल सिमेट्री प्लेन। तो बच्चों इमेजेस की थ्योरी ये होती है कि जब हम बैटरी से चार्ज सर्कुलेशन दिखाते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज में सेम चार्ज दिखाते हैं। C1 में सेम चार्ज दिखाना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज है, C2 में सेम चार्ज दिखाना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज है। ये सिमेट्री का थ्योरी होता है। मैं इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ, इसको कैच करो। मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज Q को निकलता हुआ दिखाया अप टू द जंक्शन ए। जंक्शन ए पर ये डाइवर्ट हुआ इन अपर लाइन X, लोअर लाइन Y। बच्चों चार्ज का सर्कुलेशन जंक्शन टू जंक्शन दिखाया जाता है, दो जंक्शन के बीच में चार्ज बदलता नहीं है, नहीं तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो जाएगा। जंक्शन ए टू जंक्शन C सेम चार्ज दिखाओ। सिमेट्री की थ्योरी है कि C1 का इमेज C1, इन दोनों में सेम चार्ज बहेगा। इसमें जैसे X अपवर्ड दिखाए हो
इसमें भी एक्स अपवर्ड दिखाना होगा। ड्यू टू सेम रीजन C2 में वाई चार्ज दिखाए हो, C2 का इमेज C2, इसमें भी वाई दिखाना होगा। फिर इस जंक्शन पे ये दोनों एक्युमुलेट हो जाएंगी, टोटल चार्ज को यहाँ से बाहर जाएगा, ऐसे सर्कुलेट हो जाएगा। बच्चों इसमें क्या होगा, मैं सिखा चुका हूँ कि बैलेंस कभी नहीं होगा। इसमें एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन लेते हैं, सपोज एक्स इज मोर देन वाई। एक्स और वाई का जो डिफरेंस होता है वो डाउनवर्ड जाएगा। यहाँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ में डायरेक्ट यूज कर लिया, एक्स माइनस वाई को डाउनवर्ड जाते हुए दिखाओगे अप टू द नेक्स्ट जंक्शन डी, यहाँ तक दिखाओगे। तुम क्रॉस चेक कर लो कि यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है। और पोलैरिटी तो मैं यहाँ सिखा ही चुका हूँ, दिखाया नहीं हो, लेकिन समझ लो कि ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, एज पर एजम्पशन। ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, वो देखो। अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट द जंक्शन ए। अगर हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओगे तो इंटरिंग चार्ज Q लिविंग चार्ज x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा। से इक्वेशन 1 and apply Kirchhoff's second law in the loop ACDA। बच्चों इस लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करो। ए से मूव करो, देखो क्या क्या टर्म्स आएंगे। VA माइनस एक्स बाई C1 माइनस एक्स माइनस वाई बाई C3 प्लस वाई बाई C2 इक्वल्स VA, यही बनेगा। देखो रिपीट कर दिया, जो बोला हूँ वही लिखा हूँ। फिर VA कैंसिल आउट होगा, फिर एक्स के दो टर्म आएंगे, कॉमन लिया जाएगा। वाई के दो टर्म आएंगे, कॉमन लिया जाएगा। ट्रांसफर करके पॉजिटिव बना लिया जाएगा। सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में कुछ ऐसा आएगा। सही इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। बच्चों ये जो एक्स की वैल्यू निकाले उसको ला के यहाँ पे रख दो, देखो रख दिया। फिर इन दोनों से वाई को कॉमन ले लो, ले लिया। फिर इससे डिवाइड करो, वाई की वैल्यू इतनी आएगी। इस पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी को K1 डिफाइन कर दो, से थर्ड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये सेकेंड इक्वेशन था, वाई की वैल्यू ला के यहाँ पे रख दो। ये देखो वाई की वैल्यू ला के रख दिया, इसको रिपीट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे इतना आएगा, वो सब क्रॉस चेक कर लेना तुम। इस पूरी क्वांटिटी को K2 मान लो। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, से 4। अब क्या करो, किरचॉफ सेकेंड लॉ फॉर द पाथ ACB। बच्चों सेकेंड लॉ को ओपन सेगमेंट में भी अप्लाई किया जाता है। ए से चल के बी पे रुक जाऊंगा, सी के रास्ते से जाऊंगा। देखो डायग्राम देखो, ए से चलूंगा, बी पे जाके रुक जाऊंगा। नाउ VA माइनस एक्स बाई C1 माइनस वाई बाई C2 इक्वल्स VB। यहाँ पे रुक जाओ, जहाँ रुकते हैं उसका पोटेंशियल इक्वल के बाद लिखा जाता है। देखो लिख डाला। VB को बाईं तरफ ट्रांसफर करो, इसको राइटवर्ड ले जाओ, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो। राइटवर्ड ले गया, एक्स की वैल्यू पुट किया, वाई की वैल्यू पुट किया, Q को कॉमन लिया, इतना आएगा ब्रैकेट में से, दिस इज 5।
तो वी माइनस वी बी तो मैंने लिख डाला। अब बच्चों एक डायग्राम और देखो। मैंने क्या किया कि ए और बी के बीच में पूरा जो नेटवर्क है उसका कुछ न कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को सिंगल कैपेसिटर से डिनोट किया, उसको सी ए बी लिख दिया। प्यारे बच्चों, इसको इक्विवेलेंट तब माना जाएगा जब ये वही काम करे जो ये पांचों मिलके कर रहे थे। तो ये पांचों मिलके गिवन बैटरी से क्यू चार्ज विड्रॉ कर रहे थे। अगर ये अकेला उसी बैटरी से क्यू विड्रॉ करे तो इसको इक्विवेलेंट माना जाएगा। ये जो क्यू चार्ज होगा वो सी ए बी से ऐसे सर्कुलेट होगा। फिर आप ए से चलो बी पे जाके रुक जाओ। इक्वेशन बनाओ, वी ए माइनस क्यू अपॉन सी ए बी इक्वल्स वी बी। देखो वी ए माइनस क्यू अपॉन सी ए बी इक्वल्स वी बी। फिर वी ए माइनस वी बी की वैल्यू इतनी आएगी 6। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, बच्चों इसकी वैल्यू जो इक्वेशन फिफ्थ में निकाले हो उसको ला के रख दो, राइट साइड से कंपेयर करो, क्यू को क्यू से कटा दो, रिपीट करो। K1 और K2 की वैल्यू थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से उठा लो, यहाँ ला के पुट करो, सिंप्लीफाई करो। तो कर लेना तुम, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, जरूर आएगा, क्रॉस चेक कर लेना। किस तरह से मैंने किरचॉफ लॉ इस्तेमाल किया, डायगोनल सिमेट्री इस्तेमाल किया, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी डिराइव करके आपको दिया। न्यूमेरिकल्स में इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और जो बची हुई कॉन्सेप्ट है उसको अगले एपिसोड में आगे बढ़ाता हूँ। और जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे प्रीवियस एपिसोड्स वॉच करें और फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स देख लें, अपडेट कर लें, तभी उनको ये सब कुछ समझ आएगा। और जल्दबाजी करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। सो प्यारे बच्चों, मेरे साथ इतनी देर तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।